आरएसएस कहता है कि सभी हिंदू हैं, वो सही है? नहीं, उसका पर सेंस क्या बना, सब हिंदू हैं ये कैसे? मतलब हिंदुइज्म तो एक रिलीजन है, अब कहने में तो कोई कोई कुछ भी कह देगा। मोहन भागवत जरा ये बताएं कि कोई ये कह के कि गर्व से मैं हिंदू हूं और फिर वो जय श्री राम बोलते हुए किसी की लिंचिंग कर देता है, ये आपको चाहिए? कभी आज तक उनकी हिम्मत नहीं हो पाई है कि वो इन चीज पे एक स्टेटमेंट दें। बताइए, मोहन भागवत मुझे 2 कारण बता दे कि भाई मनुस्मृति में ये बढ़िया चीज है जो हमारे संविधान में नहीं है। हर रोज कभी किसी दलित को चप्पल चटाई जा रही है, किसी के पैर में कील ठोक देते हो। इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर इतना बवाल है, तुम्हें नहीं करनी मत करो, जो करना चाहते हो उसको करने दो ना यार, तुम्हें क्या दिक्कत है? आपने लिखा कि भाड़ में जाए नौकरी, आप अभी प्रोटेस्ट से जुड़े हुए थे, तो अब क्या आप सोच रहे हैं कि प्रोटेस्ट भी भाड़ में जाए कि प्रोटेस्ट देश में होते रहे? नहीं, प्रोटेस्ट तो ऑफ कोर्स होने चाहिए देश में। एक डायनामिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, मीडिया उसको रिपोर्ट करे, है ना, और जनता देखे कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो जवाबदेही हो, सवाल पूछे जाए। और जो नेता है वो भी खुद को एक वो मानते हैं, हम तो जी नेता बन गए दुनिया के माई बाप बन गए हम तो ये जो आंदोलन क्या सिर्फ अब नेता बनाने के लिए ही रह गए हैं या किसके लिए? कोई भी जो प्रोटेस्ट होता है वो कुछ ना कुछ देश में ज़रूर अच्छा ही करता है। और मैं तो कहता हूँ जो नेता आते हैं उसका सबसे ज़्यादा वैलिड कोई तरीका है तो वो प्रोटेस्ट ही है। अगर जो अभी ये दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है, जैसे सीजेपी प्रोटेस्ट को दिया है, अगर इसकी आपको फिल्म एक लिखनी पड़ी तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस कहानी को नरेट करना चाहेंगे? अपनी कहानी का तो मैं हीरो हूँ तो मेरे पे तो जो फिल्म बनेगी वो तो कमाल की ही बनेगी तो और मेरी जहाँ तक बात करें तो मुझे तो इतना ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत ही ज़्यादा। और जिनको देखिए नुक्ताचीनी करनी है, जो एक्टिविस्ट के ऊपर एक 100x का मैग्नीफाइंग लेंस लगाते हैं, तो उनकी नज़र में तो फिर सोनम वांगचुक भी विलन हो जाते हैं, सुधा भारद्वाज भी विलन हो जाती हैं, हर एक एक्टिविस्ट विलन हो जाता है, तो उनसे मुझे कोई वास्ता नहीं। राहुल गांधी जी पीएम के घर के बाहर बैठ गए थे, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं? पीएम के घर के बाहर जाना कोई गैर कानूनी तो वो नहीं है। क्या किसी यूथ की कोई विचारधारा होती है? नहीं, देखो अब जंतर मंतर पे आना, वो देखो ऐसी चीज़ तो है नहीं कि चलो यार फन करने अब जंतर मंतर जाओगे फन करने के लिए तो और इतने क्लब्स हैं, आप सीपी में या कहीं पे भी जा सकते हो। हमारे पीएम साहब ने रील बनाए, रील के संदेश को आप किस तरह से देख रहे हैं जो उन्होंने 3 रील बनाई? सुना तो होगा आपने। कुछ उसमें ऑथेंटिक ऐसा है नहीं कि कुछ ऑथेंटिक सी बात हो तो मैं उसमें कुछ कमेंट करूँ, तो उसमें भी मुझे लग रहा था कि जैसे यार टेलीप्रॉम्प्टर से देख के बोल रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि भाई प्रधानमंत्री को गाली कैसे दे दी, ये तो कोई बात नहीं ना यार। गाली आप किसी को भी कैसे दे सकते हैं, है ना, कोई भी इंसान है, हर किसी की डिग्निटी है, लेकिन गालियां देना तो इतना कॉमन है। मुझे तो पता नहीं कितने सारे वो ट्रोल्स आके इतनी गालियां देते हैं, है ना। अगर वो चाहें, आज मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं 2 हफ्ते के अंदर सबकी गाली छुड़वा दूंगा। गाली देना भी गलत है तो देवी देवताओं के बारे में कुछ बुरा कहना भी गलत है, तो वो क्यों कहते हैं लोग? नहीं, ये तो फिर कंपैरिजन नहीं हुआ ना। जो लोग उनसे ऐसा कहते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ बताओ कहाँ पे मैंने कुछ ऐसा कहा। वो एक भी वीडियो वो नहीं कर पाते, बस एक चल गया विजेता दैया तो कुछ ऐसा बोलते हैं और आप बस बेवकूफ़ों की तरह उसी बात को आप रिपीट करते जाएं, तो उसका क्या सेंस है? कि मुझे हिंदुइज्म को महान बनाना है, और महान बनाने का तरीका क्या है कि उसमें से ब्राह्मणवाद का कचरा साफ किया जाए, पाखंड है, जो भी अंधविश्वास है, जो भी जातिवाद है, पेट्रियार्की है, उसको हटाया जाए। वो कहते हैं कि 500 रुपये में हम ग्रह की दशा बदल देंगे। मैं कहता हूँ भाई कैसे बदल दोगे? इतना बड़ा ग्रह 500 रुपये में कैसे अपनी दशा बदलेगा यार? कुछ 50,000, 5 लाख कुछ रुपए तो भाई उसको दो। जुपिटर जैसे ग्रह कैसे हिलेंगे 500 रुपये में? धुरंधर फिल्म को देखकर आपको क्या लगा, दोनों पार्टों को कभी देखे आपने? तो वही यही अपने हिसाब से कुछ सेंस नहीं बनता उसका कि वो एक अफसर कह रहा है एक दिन हम बैठे हैं, एक ऐसी सरकार आएगी। अरे तू झक मार रहा है क्या यार? क्या क्या सेंस बनी? मतलब अगर मैं एक अंधभक्त के भी पर्सपेक्टिव से देखूं, खैर अंधभक्त के पर्सपेक्टिव से तो मैं नहीं देख सकता, वो तो है ही अंधभक्त, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के उससे कि यार अच्छा तो इस अफसर ने कुछ भी नहीं किया,
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। ज़्यादा मैं इंट्रोडक्शन ना देते हुए आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं जिन शख्सियत से हम लोग बात करने जा रहे हैं। आपने इनको देखा और आपके जहन में कई बातें अपने आप हो जाएंगी। और मैं यहाँ पर ये आपसे कह दूं कि हमको आप जो देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा आप इन्हें पहचानते होंगे। जी हाँ, इनका नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, विजेता दहिया साहब है। आपने इनके कई पहलू देखे होंगे, लेकिन ये एक बेहतरीन राइटर हैं। और इन्होंने किताब कौन सी लिखी? भाड़ में जाए नौकरी। ये सब आपने पढ़ा होगा। इन सब से हम चर्चा करेंगे। साथ में सबसे ज़्यादा जो कंटेंट क्रिएशन है, ध्रुव राठी का आपने नाम सुना होगा, उनके साथ भी ये एसोसिएट रहे हैं। सीजीपी प्रोटेस्ट में भी ये रहे थे, कई वाद विवाद हुआ, उसके बाद ये नहीं है। लेकिन क्या बात है और कैसे एक राइटर बना और जिसने लिखा भाड़ में जाए नौकरी। तो विजय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द स्वतंत्र से बात करने के लिए। आपने लिखा कि भाड़ में जाए नौकरी। आप अभी प्रोटेस्ट से जुड़े हुए थे, तो अब क्या आप सोच रहे हैं कि प्रोटेस्ट भी भाड़ में जाए कि प्रोटेस्ट देश में होते रहे? नहीं, प्रोटेस्ट तो ऑफ कोर्स लोग होने चाहिए देश में, क्योंकि जैसे मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि जो लोकतंत्र है वो लोगों का तंत्र है। और लोकतंत्र का केवल ये मतलब नहीं है कि आप 5 साल में जाके एक बार बस वोट देकर आ गए और जी हम तो निफराम हो गए, ऐसा नहीं है। एक डायनामिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, मीडिया उसको रिपोर्ट करे, है ना, और जनता देख के कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो जवाबदेही हो, सवाल पूछे जाए। और ये तो प्रोटेस्ट के टाइम पे बार बार मैं ये उम्मीद जता रहा था कि उम्मीद है कि हम देश में एक ऐसी चेतना जगाएंगे जहाँ पे लोग सवाल पूछेंगे। और अब मुझे देखते हुए बड़ी खुशी होती है कि देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसे वीडियोज़ आते हैं। झारखंड में भी पेपर लीक हुआ, वहाँ पे भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। कहीं पे कोई छोटे बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे खाने में कीड़ा क्यों है और कलेक्टर साहब आना होगा वरना यहाँ पे धरना होगा। तो अलग अलग स्टेट से इवन जेन अल्फा के जो है अब तो वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। तो ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट को लेकर हमारे समाज में जो एक बहुत असहज एक रवैया है, आई थिंक वो असहजता ख़त्म होनी चाहिए। ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ होनी चाहिए। इवन स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किस तरीके से होता है, अपनी बात किस तरह रखी जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें अधिकार है और जितनी भी सरकारें होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर करती हैं। लेकिन जब वो सत्ता में आती हैं तो एक तानाशाह टाइप का बन जाता है रवैया। तो ये जो प्रोटेस्ट अब शुरू हुए हैं, यानी कि 12 साल की मजबूत सरकार में होते तो रहे, लेकिन जिसका एक डिसीजन निकला है, आने वाले वक्त में इसका बदलाव देखा जाएगा। अब देखिए, जो हम कहते हैं कि मजबूत सरकार, तो मेरे हिसाब से तो मजबूत तो जनता होनी चाहिए, है ना। अगर सरकार बिल्कुल ऐसी हो जाए कि हम तो किसी को बोलने नहीं देंगे, तो वो तो फिर एक तानाशाही रवैया हो गया, है ना। तो अभी तो ऐसा है, जैसे यहाँ पे भी बहुत पुलिस ब्रूटलिटी हुई जंतर मंतर पे। इनफैक्ट झारखंड से भी हमने ऐसी खबरें हमें देखने को मिली कि वहाँ पे भी पुलिस ब्रूटलिटी हुई। तो वही है एक्चुअली हमारा जो डेमोक्रेसी है ना, वो जो पहले एक सामंतवाद चल रहा था, जातिवाद चल रहा था, तो उसी से ही एक तरह से पावर ट्रांसफ़र हुई। तो जो समाज की जो मानसिकता है वो अभी भी कुछ कुछ वैसी है। और जो नेता हैं वो भी खुद को एक वो मानते हैं, हम तो जी नेता बन गए दुनिया के माई बाप बन गए हम तो लेकिन वही है कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी ऑन ग्राउंड आएगी तो शायद ये रवैया बदलेगा। और फिर इस तरीके के जो लोग हैं, जो हुक्मरान हैं और जो कहते हैं हम मुझ पे कोई सवाल कैसे कर देगा, तो इस तरीके के लोग डिस्करेज होंगे राजनीति में आने से। उन्हें लगेगा अरे यार ये राजनीति तो बड़ी टेढ़ी चीज़ है, लोग सवाल पूछते हैं, और शायद इस तरीके से चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। विजेता जी, आप ये बताइए कि आप सही कह रहे हैं कि सरकार में, लेकिन हमने देखा है कि मैं जब अन्ना आंदोलन का हो रहा था तब मैं भारतीय विद्या भवन में ना क्लास लेने जाता था, और उसी दौरान इलेक्शन हुए थे। तो तब उस वक्त के जेनजी बड़े नाराज से हो गए थे जब उन्हें पता चला कि अच्छा आपने आपको वोट नहीं दिया। तो ये एक था। लेकिन वो जो पूछना चाह रहा हूँ कि आंदोलन होता है, आंदोलन के बाद भी पार्टियां बन जाती हैं, और फिर जो लोग आंदोलन से जुड़े होते हैं वो भी उसी तरह से बिहेव करने लगते हैं जैसे कि जो अभी डेमोक्रेटिक में जो पार्टियां हैं। तो ये जो आंदोलन क्या सिर्फ अब नेता बनाने के लिए ही रह गए हैं या किसके लिए? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये एक
हमारे जो सामूहिक जनचेतना है उसमें एक तरह का भ्रम है कि कुछ नहीं बदलता और बस प्रोटेस्ट होता है, फिर से कोई नेता बन जाता है। पर ऐसा नहीं है। कोई भी जो प्रोटेस्ट होता है वो कुछ ना कुछ देश में ज़रूर अच्छा ही करता है। वो उस जो लोकतांत्रिक चेतना है वो उसको ऊपर करता है, राइट। अदरवाइज अभी तो लग रहा था कि यार सब चुप है, क्या है, लेकिन ये सब हुआ तो ये लगा कि यार नहीं, डेमोक्रेसी अभी भी जिंदा है। और मैं तो कहता हूँ जो नेता आते हैं उसका सबसे ज़्यादा वैलिड कोई तरीका है तो वो प्रोटेस्ट ही है। मैं वो नहीं चाहता कि किसी सेठ जी की जो है भाई दुकान है, अग्रवाल स्वीट्स अपना वो चला रहे हैं, उनको पॉलिटिक्स का कोई मतलब नहीं है आज तक, और अचानक से उन्हें वो हुआ यार चलो पैसा बहुत कमा लिया, पॉलिटिक्स में भी आए, है ना। और 10 करोड़ रुपए में उन्होंने टिकट खरीदा, अपने पोस्टर वोस्टर सब जगह छपवाए, है ना। इतने सारे सेलिब्रिटीज भी आ जाते हैं। मतलब मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि सेलिब्रिटी पॉलिटिक्स में है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी जिनका राजनीति से कोई भी सरोकार नहीं रहे, है ना, उस तरीके के लोग भी अपने पैसे के, मार्केटिंग के बल पे या अपनी फेम के बल पे आ जाते हैं। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि प्रोटेस्ट आपने जनता के मुद्दों पे आवाज़ उठाई तो उससे अगर नेता निकले तो अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी आई, अब ठीक है वो कोई परफेक्ट नहीं है पार्टी, बहुत सारे उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी की हैं। ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी के इतर जो दूसरी पार्टी हैं वो बिल्कुल ही कोई देवदूत हो और दूध की धुली हुई हो। तो अच्छी बात है, जितनी प्रोटेस्ट हो, जितने ज़्यादा नेता उभरे, ये अच्छी बात होती है एक लोकतंत्र के लिए। आप एक लेखक हैं और लेखक जब कुछ लिखता है तो एक पॉइंट ऑफ व्यू लेता है, उसके नज़रिए से वो कहानी को बताता है। अगर जो अभी ये दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है, जैसे सीजेपी प्रोटेस्ट को दिया है, अगर इसकी आपको फिल्म एक लिखनी पड़ी तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस कहानी को नरेट करना चाहेंगे? खुद आप हीरो होंगे? हाँ, मैं तो देखो काम वही करता हूँ जो मुझे लगता है कि ठीक है ना। ये आपका देखा है क्योंकि बड़ा मुझे अच्छा लगा कि मुझे लगा कि ऐसे ही होना चाहिए। आपको मैंने एक वीडियो आपका देखा, लोगों ने उसकी आलोचना की, लेकिन जब आप मंच पर गए, गाना बजा, आपने डांस किया। ऐसे ही होना चाहिए, जो दिल में है वो अगर आप भी वैसे ही करने लगे तो फिर फर्क क्या है? सही बात है। तो अपनी कहानी का तो मैं हीरो हूँ मैं तो क्योंकि काम ही वो करता हूँ। लोग कहते हैं अपनी इमेज का सोच लो। मैं इमेज भी इमेजिनरी है, मैं अपनी इमेज का गुलाम नहीं हो सकता। मुझे पहले देखना है कि यार मुझे जो ठीक लग रहा है ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मैं कुछ सोचता हूँ लेकिन किसी ने कोई एविडेंस दिया कि यार ये तो मैं गलत सोच रहा था, तो वो भी बदलते हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स बदलते रहना चाहिए, और जिस टाइम पे आपका जो रैशनल जो कह रहे हैं, जो आपकी वैल्यूज जो कह रहे हैं, उस हिसाब से चलना चाहिए। तो अपनी कहानी का तो मैं हीरो हूँ ही, लेकिन इस सीजेपी पे अगर प्रोटेस्ट इस पे फिल्म बनानी हो तो ये तो एक बड़ा क्लियर कट है कि भाई एक सरकार है जिनके ऐसे ऐसे वो रहे हैं कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते और पेपर लीक हो रहे हैं, उसके इतने सारे विक्टिम्स हैं। जो कई स्टूडेंट्स का हमने देखा कि सुसाइड से उनकी मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोग एंजाइटी में थे, और उनका फिर एक टकराव की जहाँ पे जनता उठती है और अपनी डेमोक्रेसी को रिक्लेम करने के लिए आती है, और फिर इधर से ये लोग कहते हैं कि ये लोग तो वायरस हैं और क्या दहशतगर्दों की बी टीम है, और इधर से जो है और फूल दिए जाते हैं। और जिस तरीके से जैसे मैंने पुलिस से वो किया कि आप देखिए कि आप जनता की सुरक्षा के लिए हैं, ठीक है, और आज़ादी के और मतलब देशभक्ति के नारे लगाए जाते हैं, डांस किया जाता है, तो इधर से एक प्रोपागेंडा चल रहा है, इधर से जो है लोगों का वो है, और फिर फाइनली इस्तीफा होता है और एक फिर कानून भी पास किया गया। तो ऑफ कोर्स फिल्म तो बड़ी क्लियर कट ऐसी ही होगी, उसमें तो बहुत मसाला भी होगा कि जेनजी और उनके मीम्स और सारी चीज़ें। तो आप हीरो बन के निकलेंगे कि नेगेटिव बन के निकलेंगे? नहीं, ये तो देखिए मेरे नज़र में तो ये है कि कोई भी जो इंसान, वो हीरो विलन की भी जो बात होती है, अगेन वो एक पब्लिक इमेज की बात होती है, बिल्कुल, है ना। इनफैक्ट इंडिया में जो सिनेमा है आप देखेंगे कि उसमें ना ग्रे कैरेक्टर्स का उसका या कुछ ऐसे हीरो जो लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर दें, उसका स्कोप बहुत कम है। पहले रहा है, पहले इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स रहे हैं, जैसे जो इंडियन न्यू वेव वाला सिनेमा था कि जहाँ पे एक गहराई होती थी सिनेमा में,
है ना। तो अभी तो बिल्कुल ही एक ऐसा हो गया है कि ब्लैक एंड वाइट और इस तरीके से। तो मेरे पे तो जो फिल्म बनेगी वो तो कमाल की ही बनेगी। उसमें कुछ रोमांटिक एंगल होगा, क्योंकि सबसे पहला जो आपका प्रोटेस्ट था उसमें एक लड़का दिखा था, उसका बहुत वायरल हुआ था कि उसकी शायद गर्लफ्रेंड ने नीट का एग्जाम दिया था, वो लीक हो गया था। yes. वो एक रोमांटिक स्टोरी है। बिल्कुल, हाँ, बहुत सारे वहाँ से बहुत सारे बिल्कुल ऐसे केस रहे। इनफैक्ट एक और लड़के से मैं मतलब मिला था वही प्रोटेस्ट साइट पे ही, आई थिंक 16-17 तारीख के आसपास की बात होगी। और वो लड़का ऐसे अपने घुटनों पे बैठा हुआ है, इस तरीके से बैठा हुआ, और मुझे लगा क्या हुआ, बच्चे की तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई। फिर मैंने पूछा जाके कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक हो? तो उसको चक्कर वगैरह आ रहे थे। फिर मैंने कहा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? ठीक है, और वो स्टेज के इधर वाले एरिया में ही था। तो उसने बताया कि वो आरएसएस से उसका परिवार बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। और फिर मैंने कहा कि अच्छा, फिर भी तुम यहाँ पे आए? तो फिर वो जो पोस्टर लगा हुआ था बच्चों का, तो उसने उधर इशारा किया कि ये जो थी आकांक्षा, वो उसकी शायद क्लासमेट थी या उसके दोस्त थे, और इसलिए वो इवन घर वालों से कुछ बहाना बना के और इस तरीके से आया था। तो फिर मैंने उसको समझाया कि यार देखो, अपना सेफ्टी का भी ज़रा देखो, अपने माँ बाप से बात कर लो, अगर उन्हें ऐसा ना हो कि उन्हें पता ही नहीं है, और वैसे अच्छी बात है तुम आए। तो बहुत सारी ऐसी मतलब कहानियाँ रही हैं। एक वॉलंटियर ऐसा था जिसने कहा था कि जब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, ठीक है। और वो बेचारा, मैं देखता था उसको कि सब जगह बिना चप्पल के चल रहे हैं। तो वो तो वही है कि मीडिया आई थिंक वो उस बारीकी से चीज़ों को देखती ही नहीं है। सब लोग अच्छा क्या चल रहा है, चलो यार मुझे भी बाइट इसका लेना है, उसका लेना है। मैं तो अक्सर लोगों को कहता था यार इतनी कहानियाँ उनको कवर करो ना, है ना। तो और मेरी जहाँ तक बात करें तो मुझे तो इतना ज़्यादा प्यार मिला है, बहुत ही ज़्यादा। और लोगों के इवन जो भी विवाद हुआ उसके बाद कई बार ऐसी चीज़ होती है ना, तो आपको लगता है कि अच्छा, लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं क्या? क्योंकि ऐसे ही शायद मौके होते हैं जब लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं। अगले दिन भी फिर जब मैं प्रोटेस्ट पे गया मतलब रात को, तब भी लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब प्यार था कि सर ये विवाद वगैरह चलते रहते हैं, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। तो ऑफ कोर्स, और जिनको देखिए नुक्ताचीनी करनी है, जो एक्टिविस्ट के ऊपर एक 100x का मैग्नीफाइंग लेंस लगाते हैं, तो उनकी नज़र में तो फिर सोनम वांगचुक भी विलन हो जाते हैं, सुधा भारद्वाज भी विलन हो जाती हैं, हर एक एक्टिविस्ट विलन हो जाता है। तो उनसे मुझे कोई वास्ता नहीं है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, प्रोटेस्ट की बात हो रही, उस वक्त जब ये राहुल गांधी जी पीएम के घर के बाहर बैठ गए थे, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि उसके बाद कई प्रतिक्रियाएं आई हैं, उनको कहा कि संजय सिंह का ही मैसेज आएगा कि भाई वो आंदोलन का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। आप लोगों ने किस तरह से देखा, आपने खास करके अगर एज ए लेखक, एज ए राइटर और एज ए आंदोलन से जुड़े हुए? अब देखिए, मुझे कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का इतना पता है नहीं जी। अब ठीक है, अलग अलग पार्टीज मतलब अलग अलग मुद्दों पे बोलती भी हैं, फिर वो कोशिश भी करती हैं कि हाँ उनको इस चीज़ का एक थोड़ा लाइमलाइट मिले। तो ये क्या मतलब, पॉलिटिकल पार्टीज का तो काम होता है पॉलिटिक्स करना, और वो जनता के मुद्दे पे पॉलिटिक्स कर रही हैं, तो ये अच्छी बात है। अब ये कहना कि पीएम के घर के बाहर क्यों बैठे, तो ये एक बड़ी ही ऐसी बात है जैसे जब ना आज़ादी के आंदोलन में भी एक तरफ नरम दल वाले थे, एक तरफ गरम दल वाले थे कांग्रेस में ही। तो वे कहते थे कि हम तो बिल्कुल संवैधानिक उससे चलेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक और इस तरीके के लोग थे जो कहते थे कि कुछ कुछ वो चीज़ की जाए। तो बाद में गांधी जी जुड़े, जो कि ये गरम दल की तरफ ही जुड़े थे, मतलब लोगों को एक्चुअली वो इतिहास पता नहीं होता। हाँ, तो लेकिन जिन्ना उस टाइम पे कांग्रेस में थे, तो जिन्ना का ये कहना था कि संवैधानिक जो तरीका है बस वही ठीक है, और बस एप्लीकेशंस लिखो और ये करो। लेकिन गांधी जी के साइड के जो ये लोग थे उनको ये था कि टैक्स नहीं दिया, और जो कपड़े हैं 1 लाख कपड़े ब्रिटिश गुड्स जला दिए बॉम्बे में, और कभी जो है नमक निकाल के कानून तोड़ दिया। तो अंग्रेज़ बड़े वो करते थे कि भाई ये तो बड़े इस टाइप के लोग हैं, वैसे हैं, गदर करते हैं बहुत। तो आज के टाइम में भी अब क्या पीएम के घर के बाहर जाना कोई गैर कानूनी तो नहीं है, है ना, गैर कानूनी तो नहीं होगा, जा तो आप सकते हैं उनके घर के आगे।
अब ये सब होना तो अगेन ये बहुत ही आई थिंक एक डाइसी वाली सिचुएशन होती है। एक चीज़ और, क्योंकि आपसे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, आपसे इसलिए समझना चाह रहा हूँ कि आप एक यूथ के आइकॉन है, आपकी बात लोग समझते हैं। क्या किसी यूथ की कोई विचारधारा होती है? किस पार्टी की विचारधारा, कहते हैं कि ये वो है, ये लेफ्टिस्ट है, ये कांग्रेसी है, ये राइट विंग का है, या फिर कैसे वो उस तरफ जुड़ जाता है? जो अब वहाँ पर आपको दिखे थे, प्रोटेस्ट में लोग दिखे थे, या किसी विचारधारा के दिखे थे? या फिर पूछूं कि विजय की क्या विचारधारा है, तो इसका क्या जवाब होगा? नहीं देखो, अब जंतर मंतर पे आना, वो देखो ऐसी चीज़ तो है नहीं कि चलो यार फन करने अब जंतर मंतर जाओगे। फन करने के लिए तो और इतने क्लब्स हैं, आप सीपी में या कहीं पे भी जा सकते हो। तो वहाँ पे तो देखिए 30 दिन तक प्रोटेस्ट हुआ और लड़के लड़कियाँ सब लोग वहाँ पे रुके हुए थे, रात को भी रुकते थे, और कुछ भी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो, है ना। और जबकि कितनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, इतनी गर्मी थी, फिर भी लोग एक दूसरे पे पंखा झल रहे थे और नारे लगा रहे थे। अब लेकिन वही है, जिन लोगों को प्रोपागेंडा फैलाना है, तो वो एक किसी ने कुछ गाली दे दी तो ये देखो जेंजी गालीबाज, जेंजी ये वो, तो वही वो सब बकवासबाजी करते हैं। तो ऑफ कोर्स लोगों के दिल में एक जज्बा था, तभी वो वहाँ पे आएंगे ना, और क्यों आएंगे, है ना। और विचारधारा की जहाँ तक बात है, तो मैं कहता हूँ कि विचारधारा दरअसल क्या होता है, एक सेट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, राइट। तो उस पूरे के पूरे सेट ऑफ आइडियाज़ को आपको लेने की क्या ज़रूरत है? मे बी आप हर एक विचार को इंडिविजुअली डाइसेक्ट कर सकते हैं, है ना, कि यार इस चीज़ को मैं ले रहा हूँ, इस चीज़ को मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये आई थिंक वो होना चाहिए। लेकिन अब ये होता है कि आंदोलन में जब लोगों को आपको इकट्ठा करना होता है, एक सिंबल, एक झंडा, एक स्लोगन, उसके अंडर, तो फिर आई थिंक विचारधारा थोड़ी सी वहाँ पे फंक्शनल रिक्वायरमेंट उसकी हो जाती है कि यार चलो हम सब इकट्ठे हैं, ये हमारी विचारधारा है, ये हमारा झंडा है, ये हमारा नारा है, चलो। लेकिन एक इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो हम एक एक चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि मैं मार्क्सवादी हूँ, जबकि कार्ल मार्क्स ने तो खुद ये कहा था कि भाई कोई मार्क्सवादी मत बनना, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, और जो भी क्रांति होती है उसकी शर्तें मौजूदा हालात से निकलती हैं। तो उस मेन ऑब्जेक्टिव को दिमाग में रख के और आप अलग अलग चीज़ें कीजिएगा, है ना। सेम ही इनफैक्ट गांधी जी ने भी यही कहा था कि कोई गांधीवादी जैसा कुछ नहीं होता है। गांधी जी तो खुद को ही स्लैम करते थे अपने आर्टिकल्स में कि यार पहले मैं ये सोचता था और मैं गलत सोचता था, वो ये पब्लिक को लिख के बताते थे, है ना। तो उस तरीके की आई थिंक ह्यूमिलिटी हमेशा रहनी चाहिए कि हो सकता है मैं कहीं पे गलत हूँ, और अगर मुझे कोई रैशनल समझ में आता है तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर लें। अब बिल्कुल ही अटक जाए, नहीं मैं तो भाई ये वाले विचारधारा है, ये लॉजिकल इसलिए भी नहीं रहता। जैसे कि अगर हम लेफ्ट विंग राइट विंग की आपने बात कही है ना, तो अगर इकोनॉमिक लेफ्ट विंग राइट विंग की बात करें, जैसे मान लीजिए एक कोई जगह है दिल्ली जैसी। अब दिल्ली क्या है, दिल्ली एक बहुत थ्राइविंग इकोनॉमी है, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, दुकानें हैं, हर तरह की चीज़ें हैं, टैक्सी है, सब है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि सरकार केवल रेगुलेट करे तो भी काम चल जाएगा कि यार कुछ गलत ना हो, सब रेगुलेटेड हो। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जैसे जैसलमेर, जहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा बिजनेसेस या कुछ भी नहीं है। अब वहाँ पे आप ये सोचो कि नहीं यार यहाँ पे भी कैपिटलिज्म ही होना चाहिए, तो वो तो अब वेट करते रहेंगे कि भाई कब अंबानी जी की यहाँ पे नज़र आए, कब उनके फैक्ट्री लगे और कब हमारा कुछ हो, है ना। तो वो तो देखना चाहिए ना कि फिर सरकार को वहाँ पे हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। मे बी कुछ आप सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, कोऑपरेटिव्स बनाओ, लोगों को कुछ आप 3 हफ्ते की जैसे आपने ट्रेनिंग करवा दी, फिर वो कुछ काम कर रहे हैं तो सरकार मदद करे उस प्रोडक्ट को मार्केट करने में, तो वहाँ पे मे बी एक सोशलिज्म शायद ज़्यादा ठीक होगा। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसके लिए फिर जो भी कोई स्ट्रेटेजी ज़रूरी हो वो लेनी चाहिए। अच्छा, ये जब हमारे पीएम साहब ने रील बनाए, रील के संदेश को आप किस तरह से देख रहे हैं, जो उन्होंने 3 रील बनाई? सुना तो होगा आपने? हाँ, सुना तो था ही। क्या क्या ही उसमें बोले, वो तो कुछ उसमें ऑथेंटिक ऐसा है नहीं कि कुछ ऑथेंटिक सी बात हो तो मैं उसमें कुछ कमेंट करूँ। वो तो उसमें भी मुझे लग रहा था कि जैसे यार टेलीप्रॉम्प्टर से देख के बोल रहे हैं, तो
क्या मतलब ये यही था कि हाँ आप जो आपको चल लग रहा था कि भाई टीवी मीडिया सब कुछ हमारे पास है, हमारे कॉरपोरेट मित्रों के हाथ में है सब कुछ, लेकिन अब देखिए अब उनको पॉडकास्ट भी करने पड़ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मतलब उनको आना पड़ा। तो अच्छी बात है, मतलब आपको करेक्ट करना चाहिए, आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो जी बस राजा हूँ और सब भाड़ में गया, है ना। तो अच्छी बात है कि उनको ये प्रेशर फील हुआ, उन्होंने वो किया। रील में तो उन्होंने क्या ही बोला था, एक रील में तो उन्होंने वो कहा कि मैं माफ़ करता हूँ, तो वो तो बहुत ही अजीब था देखने में कि एक बच्ची है 15 साल की, चलो गाली नहीं देनी चाहिए ऑफ कोर्स, ठीक है ना, और गाली लेकिन किसी को भी नहीं देनी चाहिए ना, बिल्कुल। ये नहीं हो सकता कि भाई प्रधानमंत्री को गाली कैसे दे दी, ये तो कोई बात नहीं ना यार, गाली आप किसी को भी कैसे दे सकते हैं, है ना, कोई भी इंसान है, हर किसी की डिग्निटी है, लेकिन गालियां देना तो इतना कॉमन है, मुझे तो पता नहीं कितने सारे वो ट्रोल्स आके इतनी गालियां देते हैं, और इतने सारे हमने ये देखा है कि गालीबाज ट्रोल्स को पीएम फॉलो करते हैं, उनको कॉल आउट किए जाने के बाद भी वो फॉलो करते रहे, उनको इवन दावत दी है प्रधानमंत्री ने अपने वहां पे जगह पे बुला के कि भाई आओ, तो आप उस टाइम पे फिर आपकी सारी नैतिकता और सब कुछ कहाँ चला जाता है ना। अगर वो चाहें, आज मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं 2 हफ्ते के अंदर सबकी गाली छुड़वा दूंगा, एक सिंपली रात को 8 बजे आए, भाई आज से गाली वाली देना बंद, तमीज से पेश आओ, कोई भी आपके विचार हो तमीज से बात करोगे, और फिर आप 500-600 लोगों पे जो भी ये गाली दे रहे हैं, औरतों को रेप की धमकियां देते हैं, डेथ थ्रेट्स देते हैं, ऐसे 500-600 लोगों को आप फटाक से, भाई ये तेरा एविडेंस रहा, फटाक से ट्रायल हुआ, जेल में डालो, अखबार में छपेगा कि हाँ भाई 500 लोगों को जेल हुई है आगे से बंद। तो ये तो पर उनकी इंटेंशन है नहीं, वो तो ऐसे ऐसे गुंडों को तो वो खुद एक इनडायरेक्ट समर्थन देते हैं, कई बार डायरेक्ट भी। हाँ विजेता, आप ये बोल रहे हैं जब ये वीडियो चलेगा तो लोग कहेंगे कि गाली देना भी गलत है, तो देवी देवताओं के बारे में कुछ बुरा कहना भी गलत है, तो वो क्यों कहते हैं लोग? नहीं, ये तो पर कंपैरिजन नहीं हुआ ना, गाली देना है, बुरा कहना है, क्रिटिक करना है। कैसे अब ये समझाएंगे? इस तीनों को कैसे डिफरेंस करेंगे आप? डिफरेंस क्या मतलब, गाली होती है, ये तो हमें पता ही है ना कि गाली क्या होती है, राइट। या कुछ भला बुरा कहना वो एक अलग बात है, मैं कहूँगी हैदर आप तो ये हो वो हो कुछ है, और एक कोई टेक्स्ट है ना, और उस पे को अगर आप पढ़ रहे हो, है ना, उस कथा को या किसी भी चीज़ को, और आप अपना मीनिंग बता रहे हो, तो उसमें क्या हो गया, रामायण के मतलब 300 वर्जन है ना, और आप तो वैसे कहते हो कि शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, ये रही है, तो भाई शास्त्रार्थ करो ना, ये क्या है मतलब एक लोग को मिस रिप्रेजेंट करना। अब एक तो रिपोर्टर है, उसने क्या कहा कि मतलब मेरी फोटो लगाते हुए हनुमान जी को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां की गई, और मैंने बोला क्या था कि भाई बीजेपी के नेता बीजेपी की रैली में हनुमान जी को बीजेपी का झंडा पकड़ा के डांस करवा रहे हैं, क्या ये मतलब धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? अब इसमें भी उसने मुझे ही कॉल आउट कर दिया, तो मैंने उसको यही कहा कि भाई मतलब तुम क्या मतलब हमारा तो क्या मुंह भी इतना अपवित्र हो गया क्या कि हम भगवान का नाम भी लें तो भगवान का अपमान हो जाता है? ये थोड़ी ना चलेगा। और ये कहना कि भाई जो धार्मिक किताबें हैं उन पे हमारा कॉपीराइट है, काहे का कॉपीराइट है भाई? जो भी धर्म है वो सबका है, और सब लोग वो कॉपीराइट एक्सपायर हो गया है। अब कोई चाहे गुज्जर हो, चाहे कोई तेली हो, कोई कुम्हार हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई राजपूत हो, जिसको टेक्स्ट पढ़ने होंगे वो पढ़ेगा भी, अपनी बात भी कहेगा। आप तमीज से संवाद कीजिए। कोई भी जो लोग उनसे ऐसा कहते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ बताओ कहाँ पे मैंने कुछ ऐसा कहा, वो एक भी वीडियो वो नहीं कर पाते, बस एक चल गया विजेता दैया तो कुछ ऐसा बोलते हैं, और आप बस बेवकूफ़ों की तरह उसी बात को आप रिपीट करते जाएं, तो उसका क्या सेंस है? आप बात करो ना कि विजेता यार ये आपने कहा, ये मुझे ठीक नहीं लगा। तो आपके हमने भी वीडियो ही देखे कि लोग आपके राइट पीछे पड़ गए थे कि हमारे भगवानों के बारे में कहता है, ये सब कहता है, तो वो ये सब कौन लोग हैं, इनको कहाँ से खबरें मिल रही हैं? ये सारे वही लोग हैं। मैं क्या कहता हूँ कि मुझे हिंदुइज्म को महान बनाना है, और महान बनाने का तरीका क्या है कि उसमें से ब्राह्मणवाद का कचरा साफ किया जाए, पाखंड है, जो भी अंधविश्वास है, जो भी जातिवाद है, पैट्रियार्की है, उसको हटाया जाए। अब उन लोगों को लेकिन ये प्रॉब्लम है कि यार अच्छा हिंदुइज्म को क्यों महान बनाना, हमें तो हमारा ब्राह्मणवाद चाहिए, हमें तो धर्म को धंधा बनाना है, ये उनकी प्रॉब्लम है।
वो कहते हैं कि 500 रुपये में हम ग्रह की दशा बदल देंगे। मैं कहता हूँ भाई कैसे बदल दोगे, इतना बड़ा ग्रह 500 रुपये में कैसे अपनी दशा बदलेगा यार। कुछ 50,000 5 लाख कुछ रुपए तो भाई उसको दो। जुपिटर जैसे ग्रह कैसे हिलेंगे 500 रुपये में, है ना। तो अजीब व गरीब बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। कहीं पे लिखा है कि मांस पे जल छिड़क के उसको पवित्र कर देंगे। कैसे कैसे कर देंगे यार। आपको मांस खाना है आप खाओ, नहीं खाना आप मत खाओ, आपकी मर्जी है। पर इस टाइप की आप बातें लिखोगे कि मांस के ऊपर जल छिड़क के उसे पवित्र कर देंगे। कहीं पे लिखा है कि जो ये लोग जो आम मानुष हैं और जो ये कर्म कांड नहीं करते, अकर्मण हैं, इंद्र ने जो है इनको गुफा में डाल दिया, इन राक्षसों को। तो ये क्या है ये सब, तो इसमें बात तो होगी ना, है ना। तो वो बातचीत से इसीलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने पूरे इतिहास में गड़बड़ की है। और मैं उनसे ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारे भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ कि जो भी हुआ उसको तुम एक्नॉलेज करो कि गलतियाँ हुई हैं और अब तुम सब लोगों को बराबर मानो और अच्छे काम करो। मतलब कि ये समझना चाहेंगे कि बराबर मानो, अगर ब्राह्मण और ऊपर अपर कास्ट जिन्हें बना दिया गया समाज में, तो आप उनके विरोधी हैं? नहीं नहीं, मैं तो अब देखिए यही तो एक पर्सपेक्टिव का फ़र्क है ना। अब बहुत सारे जो ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं और उन मैसेजेस में इतना प्यार होता है, इतना रिस्पेक्ट होता है कि सर अभी तक हमारी आइडेंटिटी बिल्कुल बंधी हुई थी, है ना। क्यों? क्योंकि घर में भी अरे बेटा तुम ब्राह्मण हो और वो भी खुद को वैसे देख रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने मेरे वीडियोस देखे तो पहली बार उनके दिमाग में हुआ कि हाँ यार मैं तो एक इंसान हूँ और ये जाति वगैरह क्या है, और उन्हें बहुत फ्री फील हुआ। तो वे लोग तो नहीं देखते कि विजेता कोई विरोधी है, वे तो विजेता को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये वैसा ही है कि जैसे डॉक्टर होता है ना, वो बच्चे को वैक्सीन देता है। अब बच्चा रोता है, पीटता है, चीखता चिल्लाता है कि डॉक्टर मेरे खिलाफ है, डॉक्टर मेरा विरोधी है, लेकिन वो डॉक्टर क्या कर रहा है, वो डॉक्टर उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस यही है। तो फिर क्या ये माने जैसा कि आरएसएस कहता है कि सभी हिंदू हैं, वो सही है? नहीं, उसका पर सेंस क्या बना, सब हिंदू हैं ये कैसे? मतलब हिंदुइज्म तो एक रिलीजन है। अब कहने में तो कोई कुछ भी कह देगा। अब कई तो जो मुस्लिम है, लिबरल मुस्लिम्स इनफैक्ट, वो ये कहते हैं कि मुस्लिम का मतलब है हु सबमिट्स बिफोर अल्लाह, और कि मतलब एक ही गॉड है, उसके आगे जो सबमिट करता है वो मुस्लिम है। तो एक लिबरल उसमें तो सब मुस्लिम है। तो ऐसे कहने में तो आप कुछ भी कह लो। कोई ये कह सकता है कि सब लोग सिख है, क्योंकि सिख का एक मीनिंग ये है कि जो भी सीखता है ना। तो वो तो पर कुछ है नहीं ना। हिंदुइज्म एक रिलीजन है, ये हमें पता है। उसकी जो एटिमोलॉजी है वो भी हमें पता है कि जैसे जो ईरान से पहले लोग आते थे और उस टाइम पे ये था कि हाँ ये सिंधु को हिंदू मतलब बोलते थे। तो पहले ये था कि इस तरफ के जो लोग रहते थे उनको हिंदू कहा जाता था। फिर बाद में जो ये स्टेप्स से आए आर्यंस आए, वैदिक आर्यंस, और फिर जो है वेद वगैरह स्टार्ट हुए और बहुत सारी जो सिंधु घाटी सभ्यता की ट्रेडिशंस थी वो भी ज्वाइन इन की, और इस तरीके से हिंदुइज्म बना है। और आज के टाइम में हमें पता है कि हिंदुइज्म एक रिलीजन है। तो आरएसएस वाले तो कुछ भी, वो लोगों को कंफ्यूज रखते हैं। कंफ्यूजन उनका सबसे बड़ा हथियार है। लोग जैसे कि अच्छा ये, अरे नहीं नहीं ये वो। क्योंकि मोहन भागवत साहब का बयान था कि 4 तरह के हिंदू होते हैं। एक कहता है कि हम गर्व से, एक कहता है गर्व से नहीं लेकिन हम हिंदू हैं, एक कहता है कि घर में हम हिंदू हैं बाहर नहीं हैं, और एक थोड़े बिगड़ से गए हैं, वो अपने आप को बाद में कहेंगे। नहीं, तो मोहन भागवत जरा ये बताएं कि कोई ये कह के कि गर्व से मैं हिंदू हूं और फिर वो जय श्री राम बोलते हुए किसी की लिंचिंग कर देता है, ये आपको चाहिए? कभी आज तक उनकी हिम्मत नहीं हो पाई है कि वो इन चीज पे एक स्टेटमेंट दें। इतना ही वो खुद को अगर मानते हैं हिंदू धर्म का कस्टोडियन, तो वो क्यों नहीं बोलते कभी? कैसी कैसी बातें कही जाती हैं कि जो ये हैं यूपी के सीएम आदित्यनाथ, उन्होंने क्या कहा, हनुमान दलित हैं। फिर बीजेपी के ही किसी नेता ने ये कहा कि जैसे मतलब उनका मतलब ये था कि राम के जैसे सेवक हनुमान, तो हम तो दलितों के घर में इस तरीके से जाते हैं। और बार बार हम ये चीज़ देख रहे हैं कि कभी हनुमान जी की पतंग उड़ाई जाती है, कभी एक वो कोई मध्य प्रदेश के हैं नेता,
उनको माला पहनाने के लिए हनुमान जी को क्रेन पे लटका दिया गया। अभी हनुमान जी को बीजेपी का झंडा दे के डांस करवाया गया। तो फिर कहाँ चला जाता है उनका? अब बताइए फिर वो इन 4 कैटेगरी में से कौन से वाले हिंदू हैं? तो यही सब चलता है। कोई मतलब वो जो केस था गुजरात में, बिल्किस बानो का केस, कन्विक्टेड रेपिस्ट को आपने छोड़ दिया। एक बीजेपी का नेता कह रहे कि संस्कारी ब्राह्मण है। तो ये वाली है क्या मोहन भागवत की कैटेगरी? तो कब तक आप जनता को गुमराह करते रहेंगे? अरे जनता शांति से रहना चाहती है यार। हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो गलत करे उसको जेल में डालो, बात खत्म। ये क्या आप हर टाइम ये सब करते रहते हो, है ना? तो आरएसएस का पूरा मॉडल क्या है? वो वही ब्राह्मणवाद का मॉडल है। आरएसएस असल में कोई एकदम से हवा में से नहीं आ गई, उसकी एक पूरी हिस्ट्री है ना? उससे पहले कोई चंद्रनाथ बसु भी है जिसने हिंदुत्व टर्म कॉइन किया था, इवन सावरकर से पहले। उससे पहले वो लोग भी हैं जिन्होंने सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख पे गोबर फेंका था। उससे पहले वो लोग भी हैं राधाकांत देव जैसे, और उनकी जो थी धर्म सभा, जिन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर का और राजा राम मोहन रॉय का विरोध किया था। उससे पहले यही लोग थे जिन्होंने कबीर का विरोध किया था, गुरु नानक का विरोध किया था, संत रविदास का, संत बसवन्ना का, इन सब का विरोध किया था। और ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं। इनको ये है हम जन्म से श्रेष्ठ हैं और हमें मनुस्मृति लागू करनी है। क्यों लागू करनी है मनुस्मृति? बताइए। मोहन भागवत मुझे 2 कारण बता दे कि भाई मनुस्मृति में ये बढ़िया चीज है जो हमारे संविधान में नहीं है। अरे इस टाइप का एक टेक्स्ट जिसमें ये लिखा है कि शूद्र ब्राह्मण के पास बैठ गया तो उसके पीछे का एक हिस्सा काट दो, वो कुछ बोले उसके मुंह में 8-9 इंच की कील डाल दो, ये कोई कहने की बातें हैं? और इस टेक्स्ट की आप बात करते हैं आज के टाइम में। तो वही है, वो लोगों को ऐसे ही बरगलाते रहते हैं। अब मैं आरएसएस को कहता हूं कि ये सब मनुस्मृति वगैरह छोड़ो और आप एक राष्ट्र निर्माण की आप ढंग की बात करो। इतने स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल, है ना? स्कूल खुलवाओ, कुछ सफाई करो। देश में सफाई होनी चाहिए, सब लोगों को आप बराबर मानो। वो नहीं कर रहे। पता नहीं हम संस्कृति बचा रहे। कौन सी संस्कृति आपने बचा ली? आज तक आरएसएस ने कोई कथकली का कॉन्सर्ट करवाया हो, कोई कव्वाली का कॉन्सर्ट करवाया हो, कोई बुले शाह की या शिव बटालवी की पोइट्री का कुछ करवाया हो, कबीर के दोहे का सम्मेलन करवाया, कुछ करवाए? कुछ नहीं। संस्कृति के नाम पे बस वो वही है, औरतें घर में रहें। या आया था ना उन्हीं का स्टेटमेंट कि उनको ब्रेड विनर्स नहीं होना चाहिए। ये सब आप क्या अखंड भारत का सपना लेके चल रहे हैं। अरे वो आप इस भारत को तो अखंड रहने दो, आप इसी में ही दरारें डाल रहे हो हर रोज। आप और आपके एंकर हिंदू मुस्लिम ये वो आप कह रहे हो कि नहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी शामिल करोगे, तो वहां पे तो और इतने मुस्लिम रहते हैं। फिर अभी आप इतना परेशान हो कि नहीं 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 इतने मुस्लिम है, फिर और आ जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? मलेशिया क्या आई थिंक कहाँ तक है वो अखंड भारत का? म्यांमार भी शायद उसमें है ना? थाईलैंड तक भी शायद, वहां तक एकदम। तो इस यहां तो तुमसे वो हो नहीं रहा। हर रोज कभी किसी दलित को चप्पल चटाई जा रही है, किसी के पैर में कील ठोक देते हो। इंटरकास्ट मैरिज के ऊपर इतना बवाल है। अरे तुम्हें नहीं करनी मत करो, जो करना चाहते हो उसको करने दो ना यार, तुम्हें क्या दिक्कत है? मान लिया कि भाई तुम जातिवादी हो तो तुम रहो ना अपने कीचड़ में। तुम लोगों को, तुम अपने बच्चों को गुलाम क्यों बनाते हो? तो वही ना। और ये कह रहे हैं अखंड भारत और लोगों को। अब वो म्यांमार में तो अब पता नहीं है वो किस एथनिसिटी के हैं, कितने और क्या क्या लोग हैं, उनके साथ मतलब तुम अखंड भारत बना लोगे। अपने खुद के देश में तुम मतलब चैन से रहने नहीं दे रहे लोगों को। तो वही है, बरगलाते रहते हैं। वो लोग तो जिहादी हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, थूक जिहाद कर रहे हैं। तो उन लोगों के साथ तो यही करेंगे, फिर क्या किया जाए? तो वो वही है ना। एक ध्रुव के साथ भी हमने रील एक बार की थी, एक कालू राम कुरबिया, आप मतलब उस पर गूगल भी करोगे तो मिलेगा। तो वो अपने गोलगप्पे के पानी में उसने अपना क्या क्या बोलूँगा मतलब सीमेन मतलब वो डाल रहा था, ठीक है। तो हमने यही पूछा कि जस्ट बिकॉज ये हिंदू है तो तुम ये गोलगप्पे खा लोगे क्या? नहीं ना। तो इसमें यार हिंदू हो या मुस्लिम जो भी हो उसको पकड़ो, मारो 5 डंडे यार। तो ये कैसे कर रहे हैं? जो फूड एजेंसीज हैं वो क्या अपने झक मार रही हैं क्या? है ना। लेकिन उनको उससे मतलब नहीं है। ये जो नकली पनीर आ रहा है ये सारा मुस्लिम ही कर रहे हैं क्या? सब कुछ ही वो कर रहे हैं क्या? उनको
किसी से फूड सेफ्टी से मतलब नहीं है, नागरिकों से मतलब नहीं है, उन्हें बस वही सब हिंदू मुस्लिम ये वो लव जिहाद। अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी स्टेटमेंट दी, शायद कितने 12 कपल्स थे, कितने थे, उनको जबरदस्ती तुम ला रहे हो। जो लड़कियां ये कह रही हैं कि भाई जिनके साथ रेप होता है वो है, वहां पे तो पुलिस पहुंचती नहीं। एक कोई लड़की कह रही है यार मैं इससे प्यार करती हूं, तो भाई तुम क्यों उनकी हस्तेसी कर रहे हो यार? पता नहीं क्या क्या है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, वो बार बार इन चीजों के फैक्ट चेक भी सामने आ चुके हैं, सब कुछ वो आ चुके हैं कि ओवरऑल जो TFR है इंडिया का नॉर्मल हो रहा है। और ये सारा का सारा मसला जो विमेन लिटरेसी है उससे ये होता है। लक्षद्वीप में तो ऑलमोस्ट सब मुस्लिम है, अब वहाँ का TFR देखो सबसे कम है। क्यों? क्योंकि लक्षद्वीप में फीमेल लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। सेम चीज़ आप केरला में देख लीजिए कि मुस्लिम्स इतने हैं फिर भी वहाँ पे फीमेल लिटरेसी ज़्यादा है, तो वहाँ पे TFR भी कम है ना। जबकि जो जैसे लेट्स से बिहार है या राजस्थान है, जिन स्टेट्स में लिटरेसी नहीं है तो वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा है। तो क्लियर कट आपके सामने एविडेंस है, सब कुछ है, लेकिन आपको बस दिन रात लोगों को बरगलाना है। लव जिहाद हो गया ये, फिर RTI लगाया गया, फिर उस पर तो होम मिनिस्टर ने खुद ये कहा कि लव जिहाद ऐसा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर क्या हुआ? ये आप प्रोपागेंडा फिल्में बना बना के इससे कितना क्या कर लेंगे। और अचानक से इन चीज़ों का ना एक सीजन आता है, अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे हर जगह लव जिहाद हो रहे हैं। फिर कोई अलग सीजन आ जाते हैं कि किसी और चीज़ का, कन्वर्जन है ना, फिर वो भी हट जाते हैं। तो फिर ये जो बाकी का टाइम है इसमें फिर क्या होते हैं फिर वो लोग कहाँ चले जाते हैं? तो ये बहुत ही बेकार की बात है। वैसे काफ़ी वक्त हो गया, लेकिन आप लिखते हैं इसलिए आपसे पूछ लें क्योंकि लोग सुनेंगे। धुरंधर फिल्म को देखकर आपको क्या लगा? दोनों पार्टों को कभी देखी आपने? पहला पार्ट तो हमने देखा था और उस पर तो वीडियो भी किया था हमने ध्रुव के चैनल पे। और दूसरा पार्ट तो फिर मुझे देखने का ही लगा नहीं कि यार क्या ही देखें। तो बड़ा ही क्या कहें मतलब लोग इतने वाकई बिल्कुल अंधभक्ति में इतने बेवकूफ़ हो जाते हैं कि इतने सारे एविडेंसेस हैं जहाँ पे वो क्लियर कट उसके खिलाफ है और वो इस टाइप का झूठ दिखा देते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और उसको वो पूरे तरीके से फिक्शनल डिस्क्लेमर कुछ और डाल देते हैं, लेकिन फिर आप रियल लाइफ से आप फुटेजेस और वो डाल देते हैं। तो ये क्या है भाई? आप जनता को मतलब आप बेवकूफ़ बना रहे हैं और क्या है। कई सारे जो ये था कि इस गैंगस्टर को पकड़ा और ये किया, वो तो कांग्रेस के टाइम पे ही हुआ था जब UPA की सरकार थी। लेकिन आप अपने हिसाब से 2012 में जो हुआ उसको आप 2014 में 2015 में दिखा दो, आगे पीछे करके, है ना। इवन जो ये था कि नोट प्रिंटिंग वाली वो खबर भी पहले ही आ चुकी थी। तो वही यही अपने हिसाब से कुछ सेंस नहीं बनता उसका कि वो एक अफसर कह रहा है एक दिन हम बैठे हैं एक ऐसी सरकार आएगी। अरे तो झक मार रहे हैं क्या यार? क्या क्या सेंस बनी? मतलब अगर मैं एक अंधभक्त के भी पर्सपेक्टिव से देखूं, खैर अंधभक्त के पर्सपेक्टिव से तो मैं नहीं देख सकता, वो तो है ही अंधभक्त, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के उससे कि यार अच्छा तो इस अफसर ने कुछ भी नहीं किया। भाई अगर किसी ऑफिसर को ये पता चलता है कि यार कोई ऐसी प्रॉब्लम होनी है, वो कुछ तो मतलब चीखेगा, चिल्लाएगा, मीडिया में जाएगा, कुछ तो करेगा ना। और कुछ नहीं कर पाएगा तो क्या होगा कि यार मैं तो रिजाइन कर रहा हूं। ये कौन सा अफसर होते हैं? हम बैठे हैं एक दिन ऐसी सरकार आएगी। तो बहुत ही मतलब कुछ भी था नहीं उसमें। अब पर क्या करें, मतलब देश की जनता का अब ऐसा है कि ये बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग लेवल और फैक्ट चेक और कुछ भी होता नहीं है। और लोग अरे तुझे क्या पता, तू वो फिल्म में देख तो लोग उस चीज़ को मान लेते हैं। मतलब कि बहुत नाराज खफा आप लग रहे हैं मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी से। नहीं खफा क्या, खफा कौन सा, मतलब मेरी उनसे कोई पर्सनल वो थोड़ी ना है मुझे क्या यार, ठीक है। पर वो तो वही देश के लिए अच्छा नहीं करेंगे, तो बस जो भी खफा होना है या अच्छा लगना है वो सारा कुछ उसी से रिलेटेड है ना। वरना लोग तो ऐसे भी हैं कि यार छोड़ो ना पॉलिटिक्स और अपना काम करो, है ना। अब लेकिन आप में थोड़ा दिमाग आ जाए तो दिमाग फिर चुप नहीं होता और चीज़ें आपको दिखती हैं, है ना। कह रहे थे कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, कहाँ हुआ क्या कुछ? और उस टाइम भी वादा किया था क्या एक कमेटी बिठाएंगे। अरे क्या कमेटी, किस चीज़ की कमेटी यार? वो मांग रहे हैं कि स्वामीनाथन फॉर्मूले से हमें MSP दे दो, तो क्या उसमें प्रॉब्लम है? दे दो, बात खत्म करो।
उसमें एक यही तो बात है ना कि भाई जितना भी जो हमारा इनपुट का कॉस्ट लगा या सीड्स का या फर्टिलाइजर का, उसके साथ में जो हमारी फिर लेबर लगी है ना, जो इवन उनके परिवार के जो मेंबर मतलब काम करते हैं है ना, उन सब चीज़ों को लेके और उस पर 50% कुछ और है। तो ये है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कह रहे हैं कमेटी बिठा दिया, वो कमेटी बैठी हुई है, वो कमेटी उठ ही नहीं रही। कोई मर्डर का इन्वेस्टिगेशन थोड़ी ना करना है आपको कि यार इतना 4-5 साल आपको लग गए है ना। तो पता नहीं क्यों कुछ काम नहीं करते हैं, काम करो ना। और सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्रोपागेंडा फिल्में, आईटी सेल, प्रोपागेंडा, ये वो, जबकि एक सिंपल सी चीज़ है, आप जनता के लिए अच्छा काम करो, आप इलेक्शन भी जीत जाओगे और आपका अच्छा नाम भी रहेगा इतिहास में। राम को लेकर आए हैं भाई। है ना। तो अब तो देखिए जो अंधभक्त हैं अब तो वो भी धीरे धीरे चढ़ने लगे। अब तो कई लोगों से ऐसा मैं मिलता हूँ। कल भी एक इंटरव्यू के लिए गया था, तो जो कैब ड्राइवर थे तो उसने भी कहा कि सर आपको बुरा लगेगा, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं भी अंधभक्त था। मैं भी पहले ध्रुव के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलता था। मैं कोई बात नहीं है। और अलग अलग लोगों के फिर अलग अलग पॉइंट रहते हैं। मैं पूछता हूँ, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि आपको किस मोमेंट पे ऐसा लगा है ना। तो लोगों के अलग अलग कारण होते हैं और इसलिए आई थिंक ठीक बात कहते रहो। वो भी एक लड़का जो है गौतम, जो था ना अमेरिका क्या कहता था, तो एक बार कहीं पे वो भी मिला था। तो ऐसा देख के मुझे अच्छा लगता है कि एक उम्मीद है कि जो इस एक टाइम पे इतने अंधभक्त थे वो भी लेकिन अब जाग रहे हैं, वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि हाँ भाई चलो राम मंदिर आपने बना दिया, लेकिन राम थोड़ी ना मना कर रहे हैं कि बाकी चीजें ना करो। पुल क्यों टूट रहे हैं यार? पुल तो नहीं टूटने चाहिए ना। मतलब इसका क्या सेंस हो सकता है कि मोरबी पुल गिर गया, कितने सारे और पुल गिर गए। बिहार में तो एक टाइम पे बहुत सारे इकट्ठे गिरे थे और कहीं पे सड़क धंस रही है, हाईवे धंस रहे हैं, जिसका वो इनॉग्रेशन करके आए हैं 6-7 महीने पहले, वो हाईवे धंस गए। तो ये क्या है? राम मंदिर आपने बना दिया, ठीक है, अच्छी बात है, अब बाकी भी तो काम करो। तो अब तो जो बीजेपी के सपोर्टर है धीरे धीरे वो भी बात कर रहे हैं, चीज़ें पूछ रहे हैं कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं ना। हर चीज़ को आप उस पर वो नहीं कर सकते। अब आप क्या कर रहे हैं? क्या कुछ लिख रहे हैं? कुछ नया प्रोजेक्ट है किसी और के साथ? क्या कुछ? हाँ, मेरा तो जो काम है वो वही एज अ राइटर, एज अ फिल्म मेकर, तो वही सब चलता रहता है। अभी एक अगली किताब लिखने का प्लान है। इनफैक्ट एक नहीं, मतलब प्लान्स इतने चलते रहे हैं, लेकिन बीच में अचानक से सीजेपी वाला प्रोटेस्ट आ गया, जो मुझे लगा कि यार चलो देश के लिए ज़रूरी है, मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, करता हूँ। बट ऑलरेडी कुछ चल रहा था, तो अब 2-3 किताबों का जो है प्लान इकट्ठे हो गए हैं। तो अब मुझे खुद को बांध के हर चीज़ से दूर रह के लिखना होगा कुछ अगले दिन। लिखना क्या होगा, मतलब मेरा मन है लिखने का। एक चीज़ और, आप जिस विचार से जो बातें आप एकदम खुलकर कहते हैं, आपको देखा है, तो आपके जो अपने हैं क्लोज हैं वो अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं या धीरे धीरे सब? क्योंकि डर लगता है ना कि इतनी मजबूत सरकार है, इसके साथ मैं खड़ा हूँ, मतलब मुझे मेरे भी नुकसान ही हो जाए। हाँ देखिए, फिर जो दूर हो जाए फिर वो अपने क्या। मैं तो इसके इस तरीके से देखता हूँ। इसका मतलब लोग कुछ और भी सोच लेंगे। क्यों, कैसे? जो भी आपसे दूर हुए हैं सब। अच्छा। ओके, नहीं कोई बात नहीं, जिसको जो सोचना है सोच ले। ठीक है। जो एक सच्चाई है, देखो अपने तो वही होते हैं ना कि जो आपके साथ रहे, तो बात तो वही है। एक और सवाल आखिरी, विजेता भैया खुद क्या हैं? कैसे अपने आप को डिफाइन करता है? आप हिंदू हैं, क्या हैं? ये सब बहुत बड़ा सवाल होता है, क्योंकि आप जिस तरह से बोलते हैं ना, ये सब जानना चाह रहे हैं। इसको ज़रूर बताइए कि आप खुद क्या हैं, क्या हैं? देखिए, मैं एक इंसान हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान अपने अंदर की इंसानियत को देख सके। इवन मैंने मुस्लिमों को लेकर भी कई वीडियोस बनाए और कई लोग मुझसे बहुत खफा रहे, है ना। क्योंकि उनके भी दिमाग में ये है कि कुरान और किसी चीज़ पे क्वेश्चन नहीं हो सकता। एक क्रिटिक, एक सभ्य समाज में क्रिटिक होता है। आपको किसी की बात ठीक नहीं लगती, आप बोल दो कि आपकी बात ठीक नहीं लगी, है ना। और अभी क्या हुआ है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों ही केस में, कि लोगों को इतना ज़्यादा हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें हो गई हैं कि लोगों ने उसी चीज़ को अपनी आइडेंटिटी बना ली है। और कई वीडियोस में मैंने ये कहा है कि मुस्लिमों से भी कि जो आपके घेटोज़ हैं उनसे आप बाहर निकलिए,
आई नो कि कई ऐसे केस होते हैं कि किराए पे भी फ्लैट मिलने में मुश्किल होते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करके उस घेटो से बाहर निकलिए, क्योंकि वो जो मुस्लिम घेटो है उसमें आपकी आइडेंटिटी के ऊपर एक ही चीज़ रहेगी कि मैं कौन, मैं मुस्लिम। जबकि आपका मुस्लिम होना आपकी आइडेंटिटी का केवल एक हिस्सा है। अब शाहरुख खान को हम देखते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है, एक्टर, एक सुपरस्टार, राइट। हम ये तो नहीं सोचते कि एक मुस्लिम एक्टर, राइट। तो इस तरीके से आपके जो परिवार हैं वो एक चीज़ है, आपका प्रोफेशन अलग चीज़ है, आपकी जो हॉबीज़ है, आपका फेवरेट म्यूज़िक है, आपकी फेवरेट फिल्में हैं, तो आपकी पर्सनैलिटी के इतने सारे चीज़ें होती हैं। और वही जो मैं कह रहा था कि ब्राह्मण परिवारों से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, रेस्पेक्ट वाले और प्यार वाले, वो भी इसी सेंटिमेंट से होते हैं कि अब हम अपनी जो हमारी एक वास्ट पर्सनैलिटी है उस चीज़ को हम देख पाए हैं कि यार हाँ, मेरा रिलीजन जो है वो एक चीज़ है और भी इतनी सारी बातें हैं। एक बस आपको हमने देखा, आप लिखते हैं, अब डांस भी अच्छे, सब कोई फॉर्मल ट्रेनिंग और ये सब की भाव राग ताल से ही भारत बना है और सभी कुछ है। नहीं, डांस में मेरी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, ठीक है। और बस मुझे मतलब मैं कोई प्रोफेशनल डांसर भी नहीं हूँ और ना कभी बनना चाहता हूँ, ठीक है। वो तो मुझे डांस करना बस अच्छा लगता है, और जैसे एक्सरसाइज करते हुए भी कर लेते हैं तो मेंटली भी थोड़ा आपको अच्छा लगता है, आप रिलैक्स हो जाते हैं, एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो इस तरीके से मैं करता हूँ। और डांस ऑफ कोर्स एक कमाल का फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है, हमेशा से रहे, तो सबको करना चाहिए। चलिए, आपने सब कुछ बताया और ईमानदारी के साथ सारे सवालों के जवाब दिए। कुछ हमारी ऑडियंस से कहना चाहेंगे चलते चलते? ऑडियंस से यार यही कहूँगा कि थोड़ा मज़ा किया करो ज़िंदगी में। आजकल बहुत लोग हैं जो आपका मज़ा रोकने के उसमें है ना रहते हैं, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है ना कि कोई भी इंसान थोड़ा खुश दिख जाए तो फिर उसको हम सीरियसली नहीं लेते, बिल्कुल, है ना। हमेशा हमारे उसमें नहीं मैं तो जो है ये हूँ, मैं तो सब कुछ त्याग रखा है, जो खुद को ज़्यादा एक दुखी दिखा सके। लेकिन मुझे गया है कि सब छोड़ो, एंजॉय किया करो, बस आप किसी और को तंग ना करो अपनी खुशी के लिए। ये चीज़ ज़रूरी है कि खुद भी खुश रहो और दूसरों में भी आनंद फैलाओ। और वो आनंद एक बार किसी को मिल गया तो, और वो आनंद होता है वो मैंने एक्सपीरियंस किया, और केवल मैंने नहीं, मतलब मैं कई लोगों को जानता हूँ हु आर लाइक वेरी 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 हैप्पी, बहुत हर टाइम एक मज़े में मस्ती में रहते हैं। तो वो चीज़ है और आप कोशिश करो उसको फाइंड आउट करने की। अभी लोग जो मज़ा लेते हैं ना, वो ईगो का लेते हैं, बिल्कुल, कंपटीशन का, कि मैं फर्स्ट आ गया। और फर्स्ट क्या है कि मतलब और सब नीचे हैं, मैं तुमसे ऊपर हूँ, है ना। तो ईगो का मतलब ही वो ऊंच नीचे है ना। मैंने ये वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया, हमने ये न्यूज़ सबसे पहले कर दी, मेरे पास पैसा आ गया, तुझसे ज़्यादा पैसा आ गया, है ना। लेकिन जो असली खुशी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए किसी भी और उससे, है ना। और ये जो ईगो वाली खुशी है, ये दूसरों के बिना तो आपको मिल नहीं सकती। आप अकेले एक जगह पे हैं, आपके पास मर्सिडीज हो, आप उसको लेके खुश हो ही नहीं पाओगे। उस मर्सिडीज की खुशी तो तभी मिलेगी जब आपके आसपास 50 लोग होंगे और वो कहेंगे अरे यार मर्सिडीज, एक बार इस मर्सिडीज के साथ फोटो खिंचवा लो, है ना। तो मर्सिडीज वाली खुशी एक एब्सोल्यूट खुशी नहीं है। एब्सोल्यूट आनंद वही है जो बस किसी और पे निर्भर नहीं, वो आपके ही अंदर है। एक और चलते चलते बस ये 2027 और 2029 में चुनाव होने वाले हैं, तो जो ये बदलाव की शुरुआत हुई है, इसका असर शायद आपको दिख रहा है इन चुनाव में पड़ते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में जेंजी वोटर बनेंगे। फिलहाल आई थिंक ऐसा कुछ कहना थोड़ा सा मुझे लगता है फार फेस्ट होगा। और मैं चेंज इस तरीके से देखता हूँ कि असली चेंज क्या है। ये तो चलिए पॉलिटिकल पार्टीज देखती हैं इस तरह से कि तिकड़म लगा दो और अब मीडिया वाले बताएंगे जहाँ पे इतना जाति का समीकरण है, इतने परसेंट यादव वोट, फलाना वोट। लेकिन मैं देखता हूँ कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या आज़ाद समाज पार्टी हो, वो अगर सत्ता में आते हैं तो एक न्यू सेट ऑफ आइडियाज़ के साथ है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी में ये प्रॉब्लम है, हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं, और उस तरीके से वो सपोर्ट को गार्नर करें।
उस चीज़ की आई थिंक ज़रूरत है। और वो आइडियोलॉजिकल वैक्यूम, मुझे दुख होता है कहने के अब कांग्रेस वाले भी पीछे पड़ेंगे, लेकिन ऑनेस्टली मैं कहूँ तो हाँ वो वैक्यूम मुझे दिखता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अभी हरियाणा में हुआ, एक वो कोई है नौगामा खाप या क्या है जींद में, और उसके 21 गांव में ये हुआ कि औरतों के मोबाइल बंद करो, और ऐसे वीडियोस भी आए कि वो कुछ बुढ़े हैं वो उनके मोबाइल को तोड़ रहे हैं पत्थर से, है ना, और लव मैरिज ना हो वो है। तो मैं ढूंढ रहा था कि अच्छा दीपेंद्र हुड्डा ने कोई बहुत इसकी क्रिटिसिज्म की हो, कुछ ऐसा किया हो, लेकिन अभी तक तो मुझे मिला नहीं। जबकि मैं उनकी जगह होता तो शायद मैं उनके पास जाता, उन सब को अपने फंड से या पार्टी फंड से उन सब लड़कियों को मैं फ़ोन बांटता, और जो कह रहे हैं कि लड़कियां रील्स क्यों बनाती है तो मैं उनके साथ रील भी बनाता। लेकिन कांग्रेस भी बहुत डरी हुई रहती है, वही एक मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट क्या है। और वो आई नो पॉलिटिक्स में ऐसा होता भी है कि आपको जनता के सेंटिमेंट का ध्यान रखना होता है, लेकिन आई थिंक कांग्रेस जनता को भी बहुत अंडरमाइन करती है ना। मतलब आप देखो ना सोशल मीडिया पे इतनी रील्स आ गई हैं, इन्फ्लुएंसर सीधा ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, तुम हरियाणा को कहाँ तुम आदिम युग में लेके जाना चाहते हो क्या है कि लड़कियां रील नहीं बनेंगी वो, और लोग उन इन्फ्लुएंसर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को मैं कहीं देख नहीं रहा, सेम आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी। तो आई थिंक उस आइडियोलॉजिकल वैक्यूम को उन्हें भरना चाहिए, और तब व्यवस्था में परिवर्तन हो तो कुछ मज़ा है, वरना बीजेपी हो एसपी हो फ़र्क क्या पड़ता है। चलिए शुक्रिया, आपने सारे जवाब दिए और उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा इनकी बातों का। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप हैं, जो ओरिजिनल हैं वैसे ही रहिए, जो देख देख के बदल जाते हैं थोड़ा रुकिए, अपने आप को समझिए, सोचिए और आपको क्या करना है इस पर विचार करिए। बहुत बहुत शुक्रिया विजेता, आपने हमें वक्त दिया। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात किसी और चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।